हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। और हमने स्टार्ट किया हुआ था सोशियोलॉजी का चैप्टर, जिसका आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि है जिसमें हम पढ़ेंगे फैमिली और किनशिप के बारे में, न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली के कॉन्सेप्ट के बारे में, और डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली के बारे में, यानी कि कितने तरह की फैमिलीज होती हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक जो हमारा है, ये जो थर्ड पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली के कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि फैमिली कहते किसे हैं, फैमिली का मतलब क्या है, जनरल मीनिंग फैमिली का। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह दोगे कि हाँ, हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे मदर फादर, उनको फैमिली बोलते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो होते हैं फैमिली। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसी को फैमिली कहते हैं। लेकिन फैमिली के और क्या क्या फीचर्स हैं, फैमिली के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, इसीलिए उसे फैमिली कहा जाता है, जिनकी वजह से उसे एक फैमिली कहा जाता है। वो क्या है, वो भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट फैमिली का। The structure of family can be studied both as social institution itself and also in relation to other social institutions of society. इसका मतलब समझेंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फैमिली अपने आप में भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। फैमिली क्या है, सोसाइटी का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिंगल अपने आप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस उसका जो रिलेशन है सोसाइटी के बाकी इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि फैमिली का रिलेशन हमने देख लिया मैरिज के साथ, फैमिली का रिलेशन देखें अगर हम किनशिप के साथ, तो फैमिली बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी रिलेटेबल है, और फैमिली अपने आप में भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अ फैमिली कैन बी डिफाइंड एज अ न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली। ये डेफिनेशन की अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली क्या होती है, फैमिली न्यूक्लियर भी हो सकती है और एक्सटेंडेड भी हो सकती है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें एक वेडेड कपल अपने चिल्ड्रन के साथ रहे, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जिसमें एक वेडेड कपल के चिल्ड्रन या फिर उनके स्पाउसेस उनके साथ रहे, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। इट कैन बी मेल हेडेड, यानी कि एक फैमिली का हेड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, इट कैन बी फीमेल हेडेड। द लाइन ऑफ डिसेंट का क्या मतलब होता है, हमारे इंसिस्टर्स, हमारे पूर्वज, अगर वो हम देखें, लाइन मतलब हमारे पूर्वज जो थे, कैन बी मेट्रीलिनियल मतलब फ्रॉम मदर साइड। आप अपने जो डिसेंट है, अपने पूर्वज हैं, आपके इंसेस्टर्स हैं, अगर आप वो मदर की साइड से देखो तो उसको कहेंगे मेट्रीलिनियल, और अगर आप फादर की साइड से देखो तो उनको कहेंगे पैट्रीलिनियल। मेट्रीलिनियल यानी कि मदर, पैट्रीलिनियल फ्रॉम फादर्स साइड। Okay, this internal structure of family is usually related to other structure. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फैमिली है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, उसके साथ और भी इंस्टीट्यूशंस जुड़े होते हैं, और भी स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एटसेट्रा। यानी कि अगर एक फैमिली है तो उसे पॉलिटिकल स्फेयर के साथ भी इंटरैक्ट करना पड़ता है, कल्चरल स्फेयर के साथ भी इंटरैक्ट करना पड़ता है सोसाइटी के, और ऐसे ही इकोनॉमिक स्फेयर के साथ भी इंटरैक्ट करना पड़ता है सोसाइटी के। द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली चेंजेस। अब जो फैमिली का कॉम्पोजिशन मतलब कि कितने लोग उसमें रहते हैं, या जो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बदलता रहता है, सेम नहीं रहता। हर फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है, यानी कि कभी कभी कुछ मेंबर्स कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तो ये फैमिली स्ट्रक्चर कभी भी सेम नहीं रहता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। And these changes can be understood in relation to other changes of the society. इसका क्या मतलब है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, नए नए चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही हमारे फैमिली का स्ट्रक्चर को भी वो अफेक्ट करता है, और हमारी फैमिली के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते रहते हैं। The family is linked to economic, political, cultural and educational spheres. यानी कि फैमिली और कहाँ से इंटरलिंक्ड है, फैमिली एक पॉलिटिकल स्फेयर में भी पार्टिसिपेट करती है, एक इकोनॉमिक स्फेयर को भी इन्फ्लुएंस करती है, फैमिली, हर फैमिली का अपना एक कल्चर होता है, तो कल्चरल स्फेयर में भी वो अपना क्या कहते हैं, एक तरीके से योगदान देती है, और एजुकेशनल स्फेयर से भी वो लिंक्ड होती है। फैमिलीज हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि हर फैमिली का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि
कुछ ऐसे फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है जो हर फैमिली में होते हो, हर फैमिली में वेरी करता है फ्रॉम फैमिली टू फैमिली कि उसमें कितने मेंबर्स हैं या वो किस टाइप की फैमिली है, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, उस बेसिस पे उस फैमिली का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। दिस स्ट्रक्चर में चेंज ड्यू टू वॉर और माइग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली स्ट्रक्चर कभी भी फिक्स नहीं होता, एक फैमिली का स्ट्रक्चर बदलता रहता है। हो सकता है कि माइग्रेट करके कुछ मेंबर्स एक फैमिली के कहीं और चले जाएं और बहुत थोड़े से मेंबर्स रह जाएं उस फैमिली में, तो यानी कि क्या हुआ, फैमिली का स्ट्रक्चर बदल गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वॉर हो गई जिसमें फैमिली के कुछ मेंबर्स की डेथ हो गई, जिसकी वजह से भी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया। या फिर फैमिली के कुछ लोग ऑक्यूपेशन के लिए कुछ और सिटीज में माइग्रेट हो गए, जिसकी वजह से भी जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बदल गया। या फिर माइग्रेट करके कहीं से आ गए रहने और लोग, तो फैमिली का साइज क्या है, बड़ा हो सकता है। तो ऐसे ही फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जो साइज है, वो वेरी करता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस। It is evident that not only family structures change, but cultural ideas, norms, values also change. ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ फैमिली का स्ट्रक्चर या फिर साइज ही नहीं बदलता, बल्कि उनके जो नॉर्म्स हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, कैसे वो सोचते हैं, क्या क्या उनके नॉर्म्स हैं, वो भी बदलते रहते हैं। कैसे उनके कल्चरल आइडियाज हैं, कैसे उनके बिलीफ्स हैं। जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, हमारे कल्चरल बिलीफ्स और आइडियाज भी बदलते रहते हैं। हो सकता है कोई चीज आपको पहले सही लगती हो, लेकिन ड्यू टू सर्टेन हैपनिंग्स इन दी सोसाइटी आपको पता चला कि नहीं, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है, अभी तक मैं ये सोचता आ रहा था या सोचती आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, असल मायने में ये गलत है। तो हमारे जो कल्चरल बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, वो चेंज होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली का। किसका? न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली का अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? सबसे पहले, अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए इसे। यानी कि सिंगल सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब है एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके बच्चे, एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। सिमिलरली एक्सटेंडेड फैमिली के कॉन्सेप्ट को अब हम समझेंगे। एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहते हैं? एंड एक्सटेंडेड फैमिली कैन टेक डिफरेंट फॉर्म। एक्सटेंडेड फैमिली अलग अलग तरीके की हो सकती है, बट हैज मोर देन वन कपल एंड ऑफन मोर देन 2 जनरेशंस लिविंग टुगेदर। यानी कि एक एक्सटेंडेड फैमिली में एक से ज्यादा कपल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है तो आपके एक तो हो गया आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कपल, एक हो गया आपके मदर फादर का कपल, और उनके चिल्ड्रन भी उनके साथ रहें। ऐसी एक फैमिली को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली, यानी कि कितनी अलग अलग तरीके की फैमिली है। अभी तो हमने सिर्फ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली पढ़ा, अब देखेंगे और भी किस टाइप में, इसमें और कितनी डाइवर्सिफिकेशंस हैं फैमिली के अंदर। ओके, डाइवर्स फैमिलीज आर फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटीज, यानी कि टाइप्स ऑफ फैमिली सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कि हर सोसाइटी में अलग अलग तरीके की फैमिलीज जो एग्जिस्ट करती हैं मेनली, वो कौन सी हैं। सबसे पहले विद रिगार्ड टू, यानी कि हम किस रेफरेंस में स्टडी करेंगे फैमिली को। फर्स्ट रेफरेंस होगा रूल्स ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब रहने की जगह, जहां हम रहते हैं उस हिसाब से अगर हम फैमिली के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वो हम पढ़ेंगे। यानी कि रूल्स ऑफ रेजिडेंस मतलब आप देख लीजिए, रहने की जगह मतलब घर। अगर रहने की बात करें तो वो हो गया फर्स्ट रूल। क्या है? फर्स्ट रूल है रूल ऑफ रेजिडेंस, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। सम सोसाइटीज आर मैट्रीलोकल। मैट्रीलोकल मतलब मदर की साइड से, मीन्स मैरिड कपल स्टेज विद वुमेन्स पेरेंट्स, यानी कि जो एक वुमेन है, एक मैरिड वुमेन है या फिर किसी की मदर है, तो एक मैरिड वुमेन के साथ जाकर अगर वो मैरिड कपल रहने लगे, अगर वो एक पर्सन अपनी वाइफ के घर जाकर रहने लगे, एक मैरिड कपल अगर अपनी जो फीमेल है उसकी साइड के घर में रहने लगे, तो उसको हम कहेंगे मैट्रीलोकल। एंड सम आर पैट्रीलोकल। पैट्रीलोकल का क्या मतलब है? अगर हम सिमिलरली मेल की साइड से, वैसे इंडियन सोसाइटीज में ज्यादा पैट्रीलोकल ही एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो मैरिड कपल है वो मेल के घर पे जाके रहता है। मैट्रीलोकल बहुत रेयरली देखा जाता है कि एक मैरिड कपल शादी करके
जो क्या है लेडी के साइड से रह रहा है, लेडी की साइड के घर पे रह रहा है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब शादी होती है तो वुमन ही जो है वही शादी करके अपने हस्बैंड की साइड जाकर रहती है। बट अगर इसका ऑपोजिट हो कि अगर एक हस्बैंड शादी के बाद अपनी वाइफ के घर जाकर रहने लगे तो उसको हम कहते हैं मैट्री लोकल। और अगर ऐसे ही एक मैरिड कपल हस्बैंड के घर जाकर रहने लगे उनकी फैमिली के साथ तो उसको हम कहेंगे पैट्री लोकल, वेयर मैरिड कपल स्टेज विद मैन्स पेरेंट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसके बेस पे हम डाइवर्सिफाई करते हैं। दूसरा है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब आपने क्या पाया है अपने पूर्वज से, आपको क्या मिला है अपने एंसेस्टर्स से, आपको क्या आपने इनहेरिट किया है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें मैट्रिलिनियल सोसाइटीज मतलब वुमन हेडेड, मैट्री मीन्स वुमन हेडेड सोसाइटीज पास ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू डॉटर। जो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज होती हैं जिनमें जो फैमिली की हेड हो वो फीमेल हो, यानी कि आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं या फिर कोई और फीमेल, कोई भी और फीमेल जो घर की हेड हो, वो पास ऑन करे अपनी प्रॉपर्टी। किसको पास ऑन करती है वो? सन को नहीं बल्कि अपनी डॉटर को, क्योंकि वो क्या है एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिलिनियल सोसाइटी। ऐसे सोसाइटी को हम क्या कहते हैं जिसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो एक मदर से उसकी डॉटर के पास आ जाए, मैट्रिलिनियल। सिमिलरली पैट्रिलिनियल सोसाइटीज में क्या होता है? प्रॉपर्टी पास ऑन फ्रॉम फादर टू सन। जनरली हमारे जो इंडियन सोसाइटी है वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी है जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो फादर की एक सन को मिलती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें गर्ल को शेयर मिले या फिर कोई प्रॉपर्टी हो जो फीमेल हेड के नेम हो और वो अपनी डॉटर को पास ऑन कर दे। ऐसा बहुत रेयर होता है। मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस में आपने यही देखा होगा अपनी फैमिली में या आसपास कि जो प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी, वो फादर की प्रॉपर्टी सन को ही मिलती है। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या है? मेल हेडेड है। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स होंगे तभी तो जो एक वुमेन की प्रॉपर्टी है जो हेड होगी फैमिली की वो अपनी डॉटर को दे पाएगी। मोस्टली जो फैमिलीज होती हैं वो क्या होती हैं? मेल हेडेड होती है, जिसकी वजह से जो इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टी का वो किसके पास जाता है? फादर से सन के पास। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको हमारा ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा एंड आई होप आपको इस चैप्टर की जितनी भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं यहीं पे आपके साथ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप हमारा लर्न करो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऐप के थ्रू हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, जिसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस कहीं से भी किसी भी टाइम, पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट्स रिपोर्ट जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं कि यार मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है, या अपनी परफॉर्मेंस को और कैसे बेटर कर सकता हूँ। वो आपको सब कुछ लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में। हम आपको सब कुछ बताएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सारा स्टडी मटेरियल, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ढूंढता हूँ वहां से ढूंढता हूँ, चलो ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, गूगल करता हूँ। कोई कुछ गूगल करने की जरूरत नहीं है। सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा मजे की बात और क्या हो सकती है यार कि सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस ऐप के लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी फैसिलिटी मिल रही है। आपका एक पीयर ग्रुप बना दिया जाएगा। मुझे पता है अकेले पढ़ने में बोर हो जाते हैं, मजा नहीं आता, आप कोई टेंशन की बात नहीं, आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर दिया जाएगा जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के मजे से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। मैं खुद आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आपको ये डाउट है कि आंसर लिखना कैसे है, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, टेंशन मत लो, मैं खुद आपको बताऊंगी कि सोशियोलॉजी के आंसर को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है और कंक्लूजन तक कैसे पहुंचना है, बीच में जो आंसर की बॉडी है वो कैसे बनानी है, क्या कैसे करना है। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे करना है। तब तक आप हमारा लर्न करो का जो ऑफिशियल ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करना मत भूलिए। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक को अभी क्लिक करिए और हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करिए। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। अब मैं आपसे मिलूंगी सोशियोलॉजी की अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सोशियोलॉजी पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सोशियोलॉजी की। टेक केयर, बाय बाय।